स्पीकर इस वक्त हरियाणा के हमारे साथ इस सेशन में रहेंगे, जो चर्चा करेंगे हरियाणा के विकास की। सर, रिक्वेस्ट करती हूँ मंच पर आइए और इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें बात हम यहाँ के स्थानीय मुद्दे, यहाँ पर हो रहा विकास और साथ ही साथ किस तरीके से इस पर कुलदीप शर्मा अपनी राय रखते हैं, उनका क्या कहना है, सोनीपत में कितना विकास हुआ है, कितना रोजगार यहाँ के लोगों को मिला है, एजुकेशन में सोनीपत कितना आगे बढ़ा है और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से आगे पॉलिसी सरकार की रहने वाली है। ओवर टू यू सुंदर जी। शुक्रिया ममता। लगातार हम सोनीपत कॉन्क्लेव के जरिए यहाँ के मुद्दों को उठा रहे हैं, यहाँ की दिक्कतें हैं, यहाँ की जो परेशानियां हैं, जो कमियां और खामियां हैं, वो हमारी कोशिश ये है कि सरकार तक पहुंचे। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी इस सेशन में, सर स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन आप ठीक हैं, कांग्रेस ठीक नहीं है, आपकी पार्टी की हालत ठीक नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी की हालत ठीक है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और राजनीति में सदैव नई संभावनाएं उठती रहती हैं। अगर आप ये कहें कि आपने जैसे कहा कि कांग्रेस की परिस्थिति ठीक नहीं है, मुझे इसको मानने में कोई बिल्कुल गुरेज नहीं है कि हमें और बेहतर करना चाहिए, हमें और संगठन की शक्ति को बढ़ाना चाहिए, हमें एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को मैं मानता हूं। तो ये संकल्प लेते लेते लेट नहीं हो रहे हैं आप लोग? 8 साल पहले जब सत्ता से आप बाहर हुए, तब से संकल्प चल रहा है। नहीं, अभी नव संकल्प यात्रा हमारी चालू हो रही है और देखिए, इट्स नेवर लेट टू मेंड इन पॉलिटिक्स। आप जब भी सुधर सकते हो और जब भी आपके पास सुधरने का अपॉर्चुनिटी आए तो आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। तो ये सर अचानक क्या मानते हैं, ऐसा क्या बिगड़ गया जिसे सुधारने में बड़ा लंबा वक्त लग रहा है? कांग्रेस लगातार जो राज्यों में जिनमें सरकार थी आपकी, तकरीबन सभी राज्यों में हुआ करती थी, एक दौर है, अब आप उंगली पे गिन सकते हैं। ये लगातार जो गिरावट है, कांग्रेस पार्टी की जो पकड़ है जनता पे, वो क्यों ढीली होती चली गई? क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लोगों को अपनी बात समझाने में विफल रही। देखिए, ये देश आगे बढ़ा है इन 8 सालों में नहीं, उससे पहले के 60 सालों में भी ये देश आगे बढ़ा है। इस देश की परिस्थिति में ऐसे उम्र के ऐसे पड़ाव पर हूं जिसने पुराना भारत भी देखा और आज का नवोदित आगे बढ़ता हुआ भारत भी देखा हूं। मैंने पुरानी पीढ़ी को भी देखा है और आज उभरती हुई नई पीढ़ी को भी देख रहा हूं। भारत बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन बीजेपी कहती है उन्होंने बढ़ाया भारत को तो आगे, आप लोगों ने तो भारत को पीछे रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह सौभाग्य है कि जो भारत 8 साल पहले हमने उनको सौंपा था, उस भारत में सड़कें बनी, हॉस्पिटल्स बने, यूनिवर्सिटीज बनी, इंस्टीट्यूशंस बनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, भारत दुनिया की चौथी बड़ी मिलिट्री ताकत बना, भारत विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत बना। भारत का युवा देश के अंदर नहीं, विदेश के अंदर अपनी पहचान बनाई। गो टू एनी यूनिवर्सिटीज ऑफ द वेस्ट और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आपको हिंदुस्तानियों की प्रेजेंस दिखेगी हर प्रोफेशन में। फिर भी जनता बीजेपी को चुनती आ रही है पिछले 8 साल से। पिछले 8 साल से बीजेपी की एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है वो आपके माध्यम से चल रही है। आपका माध्यम मतलब मीडिया। मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार ने सरकार ने मीडिया पर कब्जा किया है, और मीडिया जितना भी है वो कई शब्द इसके बारे में बोले जाते हैं, गोदी मीडिया। मीडिया तो आपके दौर में भी था सर, तो तब बीजेपी सवाल उठाती थी। ये तो जब अपनी आप कोई कमी खामियां हैं तो आप दूसरों पे डाल दो, मीडिया पे डाल दो। नहीं, मीडिया पे डालने की बात नहीं है।
आप नहीं, खुद जानते हैं आप सर कि ये बात समझ में नहीं आती कि आप कहते हैं कि वो लोग झूठ बोलते हैं, वो लोग लोगों को बरगलाते हैं, जनता को, उनका झूठ भी बिक जाता है। आप लोगों ने काम किए इतने सालों में, आपका सच भी नहीं बिकता है। देखिए, झूठ की एक खासियत होती है जल्दी बिकता है, और सच की एक खासियत होती है बहुत देर से उजागर हुआ करता है। तो और कितनी देर लगेगी अब सच को उजागर होने में, कांग्रेस को आगे आने में, कांग्रेस को वापस आने में? आज देश की जनता, खास तौर पर देश का 65% युवक, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका 2014 में निभाई थी, क्योंकि देश के युवाओं के सामने एक नए स्वप्न के साथ तत्कालीन मोदी सरकार का एक पटाक्षेप हुआ था। ऐसे परिस्थितियां बनी कि देश के युवा ने सोचा कि 100 बड़े शहर बनेंगे, बुलेट ट्रेन आएंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, 2 करोड़ नौकरियां लगेंगी, जॉब्स प्रॉमिस की गई, और देश के युवाओं ने सोचा कि देश का भाग्य बदलेगा और हमारा साथ बदलेगा। आज वो परिस्थिति, दे आर रियलाइजिंग, दे हैव गिवन 2 chances टू बी हियर। अब वो इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं 8 साल बाद कि इस लंबे सफर में ना तो बुलेट ट्रेन चली, ना 9 से 100 नए शहर बने, ना 2 करोड़ नौकरियां आई, और तो और सेना के अंदर भी, जहां पर स्थायित्व रहता था, जो सेना विश्व की 4थी बड़ी सेना है, और जिस सेना का अपने आप में हमारी सीमाओं के और विदेश के जो हमारी सीमाएं हैं उनके हिसाब से इस देश के अंदर सेना का बहुत बड़ा महत्व है, उस सेना में भी अब टेम्परेरी आप देख रहे हैं कि अग्निपथ और अग्निवीर योजना के तहत स्थायित्व खत्म हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो देश का युवा है वो इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि न तो इकोनॉमी बढ़ रही है, न इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, न जॉब्स निकल के आ रही हैं, और ना ही देश के सामने शिक्षा के नए से नए यूनिवर्सिटीज जिस तरह फॉर्मेशंस हुआ करती थी, वो सारी चीजें आज युवा के सामने नहीं। ये सर, जब आपके दौर में महंगाई होती थी तो बीजेपी वाले सिलेंडर लेकर बाहर इतना शोर शराबा करते थे, पूरे देश में बवाल कर जाता था। अब महंगाई भी है, आप कह रहे हैं इतनी सारी दिक्कतें हैं, आपने बहुत अच्छा भारत दिया था, उस भारत का तस्वीर बदल दी इन्होंने, नाश कर दिया, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपके विरोध में क्या वो ताकत नहीं रही है जनता को समझाने की, या जिस तरह से बात करें कि ये जो मुखर होते थे, जिस तरह से ये लोगों की बात समझते थे, तो क्यों नहीं कांग्रेस दिखती है, सड़कों पे नहीं दिखती है, या जो विरोध जिस तरह से होने चाहिए वो विरोध होगा तो लोगों की समझ में आएगी? कांग्रेस तो दिखती नहीं। कांग्रेस सड़कों पर निकलकर विरोध कर रही है। महंगाई के विरोध में अनेकों रैलियां हुई हैं, और अब 4 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कांग्रेस एक महारैली का आयोजन कर रही है, जिसमें मुख्य निशाना सरकार के अंदर बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर है। देखिए, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी। मध्यम वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब लोग, खासकर नौजवान, ये इस महंगाई के दौर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस के सिलेंडर इन लोगों ने दिए। हम मानते हैं 8 करोड़ दिए, लेकिन इस देश के अंदर 64 करोड़ गैस कनेक्शंस हैं, बाकी 56 करोड़ किसने दिए हैं? और जो 56 करोड़ दिए कांग्रेस की सरकार ने दिए, वो 370 रुपए का सिलेंडर उस जमाने में मिलता था जब कांग्रेस की सरकार 2014 में गई। आज वो 1090 रुपए का सिलेंडर है। 8 करोड़ लोग, एक बार तो सिलेंडर मिल गया, लेकिन उसको आज खरीदने में मजबूर हो रहे हैं। 1100 घरों में चूल्हा इसलिए नहीं जलता है कि सिलेंडर की खरीद की कीमत नहीं दे सकते। दोबारा से आपने देखा टेलीविजन के कितने ही प्रोग्राम्स में आया है कि लोग चूल्हे की तरफ जा रहे हैं। महिलाएं घर का खर्चा चलाने में असमर्थ हैं। दाल, तेल, चीनी और जितनी जनरल प्रोविजंस की चीजें हैं उनके दाम बढ़े हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, सब चीजों के, एलपीजी, सब चीजों के भाव आसमान को छू रहे हैं। और कहा क्या, मोदी जी ने यह कहा था जब उनकी सरकार आई और उनको एक प्रधानमंत्री पद के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने उतारा, और अब की बार मोदी सरकार का नारा लगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस समय मोदी जी कहा करते थे, पेट्रोल की कीमत पर आघात किया करते थे, डीजल, गैस
गैस के सिलेंडर पर कपड़े उतारकर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन करने के लिए गलियों पर उतरे। नहीं, उनके पास क्योंकि चेहरा ऐसा है ये- जिस पर जनता ये- विश्वास करती है। ये- कांग्रेस शायद इसमें तो चूक उस रही चेहरे है। का विश्वास करें जिस चेहरे ने आज महंगाई से कमर तोड़ दी। ना, आप भी तो कोई चेहरा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास चेहरे हैं, कौन कह रहा है? चेहरे हैं, चेहरा नहीं है बहुत चेहरे जिस हैं। पर जनता विश्वास करे। कांग्रेस इज द मोस्ट टैलेंटेड पार्टी। बीजेपी डज नॉट हैव टैलेंट, दे जस्ट हैव, दे आर यूजिंग मीडिया एंड देयर ओन कैंपेन एंड द सोशल मीडिया इन यूनिवर्सिटी फॉर फर्दरिंग देयर कैंपेन्स। भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे आगे बढ़ रही। बीजेपी झूठ के सहारे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा लगातार कह रहे हैं। सर, प्रदेश की बात कर लेते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी से अभी मैं, एक हमारा शो होता है सामना सवालों का, उसमें हमने बात की। मैंने कहा क्या वजह रही, क्यों छोड़ दी कांग्रेस? आपको तो बीजेपी रास ही नहीं आती। आपका वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी पे तो कभी भरोसा मत करना। तो उनका कहना यह कि बाप बेटे की पार्टी हो गई है कांग्रेस हरियाणा में। जब कुलदीप बिश्नोई जी के पिता चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो बाप, बेटा और बेटी और भांजों की पार्टी थी कांग्रेस। हाँ। तो कांग्रेस में यही तो बीजेपी वार करती है कि ये परिवारवाद जो नहीं, बीजेपी। मैं तो कुलदीप बिश्नोई जी की बात का जवाब दे रहा हूं। कम से कम उनको ये नहीं कहना चाहिए। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी एमएलए रही, उनकी पुत्रवधू एमएलए रही, उनके दोनों बेटे एमएलए रहे, उनका भांजा एमएलए रहा, उनका भतीजा एमएलए रहा, और कोई परिवार में पोता है वो भी चुनाव लड़ चुका पार्लियामेंट का। परिवारवाद तो वो खुद करते हैं। उनका कहना यह है कि दरअसल धृतराष्ट्र की तरह हुए बड़े हैं हुड्डा साहब, और जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं उन्हें दिखते ही नहीं है। उनका व्यक्तिगत आरोप लगाने की राजनीति कुलदीप बिश्नोई की हो सकती है, मेरी नहीं है। उनकी सोच का आधार क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं, ये मानते नहीं कि आप जो कांग्रेस में जो नेता हैं उसे कांग्रेस अपने से जोड़ने में नाकाम हो रही है प्रदेश में। नहीं, इस प्रदेश के आप अंदर देखिए ना, अमूमन ये बात होती है और खासकर बीजेपी इस बात को कहती है कि भाई कुमारी शैलजा की कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला की कांग्रेस, हुड्डा साहब की कांग्रेस, किस कांग्रेस पे यकीन करें? चाहे वो सुरजेवाला जी हैं, चाहे शैलजा जी हैं, या और जो नाम आप ले रहे हैं, उन सब की नेता सोनिया गांधी हैं और कांग्रेस के तिरंगे और हाथ के निशान के साथ हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हुआ करती। आप ये कहें कि बीजेपी में किसी नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी में हुआ करती, हर जगह हुआ करती। लेकिन कांग्रेस एक संगठित पार्टी है और सभी लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष में रहते। एक और बात आ रही है सर, बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से हमने विकास किया, दोबारा भी इसलिए जनता ने हमें चुना। और आप लोग हरियाणा में जैसे दिखते हैं कि देश स्तर पे ही नहीं, प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति लगती है विपक्ष के तौर पे, जैसे बहुत संतुष्ट हैं आप बीजेपी के काम से। कौन? कांग्रेस। वो कैसे? वो ऐसे कि आप देखिए ना, जब भी कोई बात, जब भी कोई मुद्दा आता है तो कांग्रेस गौण दिखाई देती है। बीजेपी के तभी तो मनोबल इस तरह से है, उन्हें ये लगता है कि जो भी मनमानी है, जनता जो बात कहती है कि जो मनमानी बीजेपी कर रही है, चाहे आप कह रहे हैं कि अग्निवीरों का मामला है वो भी बीजेपी मनमानी कर रही है, तो मनमानी इसलिए कर रही है क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं। मनमानी इसलिए कर रही है कि देश के अंदर आपके माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही है। और मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, मैंने देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि बहुत लोग आते हैं हमारे पास कि जी ये बात तो टेलीविजन में आई है, या ये बात अखबार में छपी है। तो वो अखबार की छपी हुई बात को 98% लोग मानते हैं कि सच है, अदरवाइज तो अखबार में छपती नहीं। इसी प्रकार से जो टेलीविजन पर दिखा दिया जाता है, जो मीडिया में दिखा दिया जाता है, इस देश की 98% लोग ये विश्वास करते हैं कि ये ठीक है, अदरवाइज ये मीडिया में आता ही नहीं। तो ये तो कांग्रेस का दुश्मन बीजेपी नहीं मीडिया है। हाँ जी, कांग्रेस का दुश्मन बीजेपी नहीं मीडिया है। कांग्रेस का दुश्मन बीजेपी, मीडिया और ये सरेआम आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं सर। ये पूरा ओपन मंच है और हम अमूमन ये कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति की बात हर एक तक पहुंचे और सभी को एक पंक्ति में खड़ा नहीं किया जा सकता। ये सभी जगह ऐसी स्थिति होती है। तो जो, क्योंकि हम आज सोनीपत की बात कर रहे हैं, गन्नौर की जनता ने आपको कई बार चुना है और बड़े शानदार मतों से चुना है। गन्नौर की जो मंडी है वो शुरू हुई, आप लोगों ने शुरू की,
अब वो पता नहीं कब शुरू होगी। ये क्योंकि आप बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उसके उद्धार की या उसकी आवाज की, उसकी बात बता दीजिए कुछ। देखिए, जब पिछली सदन में मैं विपक्ष के विधायक के रूप में था, तो एक 45 मिनट की डिबेट है मेरी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गन्नौर की इस इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। ये आइडिया कांग्रेस ने कंसेप्शुलाइज किया था और उस समय विधानसभा का अध्यक्ष था माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे मुख्यमंत्री थे। हम दोनों गए राहुल गांधी जी के पास और उनको निमंत्रित किया और इस इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का आधारशिला रखा है, इस पर काम चालू हुआ। दुर्भाग्य से अभी काम चल रहा था कि एक साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से एक ईंट नहीं लगी। मैंने इस बात को विपक्ष के विधायक के रूप में और गन्नौर का प्रतिनिधि होने के नाते विधानसभा में अनेकों बार उठाया और फाइनल आर्गुमेंट्स तो इतनी तेज थी आपस में हमारे मुख्यमंत्री, हर बार ये कहा जाता था कि 6 महीने में काम चालू हो जाए। और अब मैं 6 साल से सुन रहा हूं कि ये मंडी बन गई, लेकिन यहां पर 6 साल से मुख्यमंत्री के सदन में वक्तव्य के बाद भी, सरकार के मंत्रियों के वक्तव्य के बाद भी, गवर्नमेंट एश्योरेंसेस के बाद भी एक ईंट इस मंडी में नहीं लगी। ये मंडी नहीं है, ये इस क्षेत्र की इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने का एक तरीका था। यहां पर बीएसटी बंद हो गई थी, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जिसमें 3200 लोग काम करते थे। उस इंडस्ट्री के बंद होने से गन्नौर की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। फिर यहां पर बड़ी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आया जिसमें 600 यूनिवर्सिटी वो इंडस्ट्रीज लगी। जब दिल्ली से इंडस्ट्रीज को बाहर निकाला गया, वहां पर एम्प्लॉयमेंट आई। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट था 537 एकड़ का इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट का, ये सबसे बड़ा लैंड पूल है नेशनल कैपिटल रीजन का। इसके अंदर इतने बड़े डेवलपमेंट पोटेंशियल्स थे, इकोनॉमिक पोटेंशियल्स थे। गन्नौर की इकोनॉमी और इस इलाके के भविष्य को बदलने की क्षमता इस मंडी के अंदर थी, लेकिन इस सरकार के अंदर विजन नहीं है, इस सरकार की सोच नहीं है। इसकी बात छोड़िए आप, चलो मैं गन्नौर का प्रतिनिधि रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर बताएं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो फलीभूत हो गया। इस सरकार ने कहा था कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। अब बताए सरकार कितने जिलों में मेडिकल कॉलेजेस बन गए। 7 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री ने देश की संसद में कहा था कि मनेठी में एम्स बनेगा। आज तक उस एम्स की जमीन का नहीं पता है कहां है। क्या कोई नई यूनिवर्सिटीज बनी? क्या कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स बने? क्या कोई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बने? क्या हुआ है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, हरियाणा स्किल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का जिक्र होता है। ये अपनी सरकार में जो यूनिवर्सिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, उनके बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी 4 दीवारियां बनी है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का मौके पर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहां है? वो है कहीं? पृथला वाली तो पूरी हो गई, पूरी हो रही है। स्किल यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी कहते हैं देश की उसमें पहली स्किल नहीं यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि दरअसल जो तस्वीर दी थी ना साफ सुथरी कांग्रेस ने बना के हरियाणा की, वो तस्वीर संवारने की बजाय बीजेपी ने बिगाड़ दिया उसे। बीजेपी के नेताओं से भी ये जवाब लेंगे, हमारे सहयोगी हैं सर, वो भी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। जी पूछिए। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। कांग्रेस का भविष्य क्या देखते हैं आप? जिस तरीके से बुजुर्ग नेता, जो अनुभवी हम लोग कहते हैं कि बुजुर्ग हमारे थाती हैं, धरोहर हैं, जिनसे ज्ञान की उम्मीद रहती है, वो तमाम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। तो फिर दूसरी बात आती है कि नहीं, युवा जोश की बात करते हैं, युवा भी छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, आपने एक शब्द लगाया है साथ, तमाम लोग छोड़ रहे हैं। तमाम लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, मैं मानता हूं, और कुछ लोग जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, युवा नेतृत्व को उभारा, माननीय श्री सिंधिया जी, आरपीएन सिंह जी या जितेंद्र प्रसाद जी या और ऐसे लोग, कितने ही नाम मैं ले सकता हूं, जिनको कांग्रेस ने उभारा, कांग्रेस ने उनको ग्राउंड प्रोवाइड किया, कांग्रेस में रहकर वो आगे बढ़े। और अचानक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस की वजह से एक अपॉर्चुनिटी देखकर उन्होंने कांग्रेस के बैंडवैगन को जंप करके बीजेपी की ओर चले गए, क्योंकि सत्ता के बिना कुछ लोग रह नहीं सकते।
हाँ, मुझे श्री गुलाम नबी आजाद जैसे परिपक्व व्यक्तित्व के स्वामी का कांग्रेस छोड़कर चले जाने का हार्दिक दुख है। ही वॉज ए वेदर बीटन मैन, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे, बहुत समझ रखते थे। वो गए हैं, उनके जाने के कारणों की जांच होनी चाहिए, इस पर देखना चाहिए कि क्यों ऐसे लोग जो जिनका संबंध कांग्रेस का पीढ़ियों से रहा है, ऐसे लोग गए हैं। इस चीज का हमें दुख है। हाँ, नेता तो जाते रहे। भारतीय जनता पार्टी कितने लोगों के बाद नाम गिनाऊं जो छोड़कर चले गए बीजेपी को, लेकिन बीजेपी वही है। इसी प्रकार से कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या आप गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस एक संस्था, एक सोच और एक मूवमेंट का नाम है। कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस रहेगी। निश्चित रूप से विपक्ष का रहना लाजमी है। देश के लोकतंत्र के लिए यह परम आवश्यक चीज है कि पार्टियों की मनमानी केवल एक की ना रहे, सभी पार्टियों का रहे। नड्डा साहब तो कहते हैं कि अब उन्होंने कांग्रेस साफ का तो नारा दिया ही था बीजेपी ने, अब कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों की भी जरूरत नहीं है। नड्डा साहब 2002 या 3 में विधायक का चुनाव लड़ रहे थे बिलासपुर से, और हार गए थे। मैं उनसे तब मिला था, बहुत निराश थे। आज जितनी बड़ी बड़ी बातें नड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, देखिए पिछले चुनाव की तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। देश के अंदर 53 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया पिछले चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी को 36% मत मिले, मेरा ख्याल 33 मिले हों। 22 करोड़ 50 लाख मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ये मैं मानता हूं, और उनकी सरकार बनी और अभूतपूर्व बहुमत के साथ बनी। लेकिन इस बात को कैसे नकार सकते हैं आप कि 11.5 करोड़ लोग कांग्रेस का वोटर भी था। और उसके बाद अगर आप जो विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या को मिला जाए तो 53, 54 या 56 करोड़ वोट जिन्होंने वोट दिया, उसमें से आधे भी नहीं थे बीजेपी को वोट दे। इसका मतलब 66% लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट किया था इस कंट्री के अंदर। लोकतंत्र में तो यही होता है जी, एक वोट फालतू है तो आप जीत जाते हैं। लोकतंत्र संख्या का खेल है जी। चलिए, ये लगातार जिस तरह से कुलदीप शर्मा जी ने कहा, बहुत सारी बातें रखी, चाहे वो कांग्रेस की बात, कांग्रेस के अस्तित्व की बात। कुलदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि पार्टियों में आना जाना लगा ही रहता है, कांग्रेस एक विचार है और मजबूत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।